नहीं, बिल्कुल सच बात है, ये लगने के इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। और वो पॉजिटिवनेस जो थी वो आदमी को नुकसान करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JSJT में एक और नए केस के साथ। जो पिछला केस मैंने कवर किया था वो था श्रद्धा वालकर केस। आई होप आपने वो केस देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसे ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, उसे ज़रूर से जाके देखिएगा। श्रद्धा और आफ्ताब के केस के बाद कई लोग आगे आए और उन्होंने अपनी ये राय रखी कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक मॉडर्न टाइम की प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़िंदगी इतनी फास्ट है। लेकिन आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे, वो केस आज से 30 साल पहले हुआ था और वो भी दो लोगों के बीच के रिश्ते की सच्चाई पे रोशनी डालता है। सोचिए, 1995 दिल्ली की एक रात, जहाँ पे तंदूर, जो कि आमतौर पे रोटी या नान या चिकन बनाने के काम आता है, लेकिन आज उससे उठने वाली लपटें एक दरिंदगी की तरफ इशारा कर रही थी। अचानक से एक औरत की आवाज़ आती है, आग लग गई, आग लग गई। वहाँ से गुजरते हुए एक पुलिस कांस्टेबल ने इस उठते हुए धुएं की जांच करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो मिला उसने ना सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया। दरअसल उस तंदूर में एक इंसान को जलाया जा रहा था। चलिए आज हम और आप मिलके इस केस की बारीकियों पे नज़र डालते हैं। 2 जुलाई 1995 अशोका रोड के शांत रास्ते पे बस सिर्फ कुछ आवारा कुत्ते घूम रहे थे। कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू, जो कि नाइट शिफ्ट में थे, उन्होंने आज अपनी ड्यूटी 10 मिनट पहले शुरू कर दी थी। वो अपने साथी चंद्रपाल के साथ अशोका रोड पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उनका ध्यान गया कि होटल अशोक के पास से कुछ धुआं सा उठ रहा है। पूछताछ करने पे जो होटल का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने कुंजू को बताया कि कुछ नहीं, हम बस कुछ पुराने इलेक्शंस के पोस्टर्स को जला रहे हैं। इस पे कुंजू ने उन्हें आग पे काबू रखने की हिदायत दी और उसके बाद उसने पेट्रोलिंग जारी रखी। लेकिन उसकी थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, आग आग आग। और उसके बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट से काफ़ी ऊंची ऊंची, लगभग 20 से 30 फीट ऊंची आग की लपटें उठती दिखती हैं। कुंजू के वायरलेस पे बैटरी नहीं थी, इसलिए वो भागा एक PCO की तरफ, फायर ब्रिगेड को कॉल करने। लेकिन वो PCO भी चालू नहीं था। उसके बाद वो दौड़ता दौड़ता वेस्टर्न कोर्ट की तरफ गया, जहाँ पे उसने PW डिपार्टमेंट से कॉल लगा के फायर ब्रिगेड को बुलाया। जब वो वापस आया तो उसने नोटिस किया कि एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है और जो आग की लपटें थी वो अब और भी ऊंची हो चुकी थी। जब उसने दीवार फांद के देखा तो उसने नोटिस किया कि 2 आदमी बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में कागज़ और लकड़ी से हवा दे रहे थे ताकि जो आग है वो और ज़्यादा भड़क सके। वो रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार और रेस्टोरेंट के ओनर सुशील शर्मा, इन दोनों को पहचान लेता है। बदबू और इस भयंकर आग को देख के कुंजू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जब उसकी नज़र तंदूर पे जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस तंदूर से एक इंसान का धड़ बाहर की तरफ निकल रहा था। कुंजू और चंद्रपाल ने बाल्टियों से पानी डाल के आग पे काबू पाया और अब उनकी आंखों के सामने था एक बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ इंसान का शव। होटल के मैनेजर केशव को मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो रेस्टोरेंट का ओनर था सुशील, वो वहाँ से भाग निकला। इस भयंकर खोज के बाद नैना सहानी के पति सुशील शर्मा के लिए एक मैनहंट लॉन्च हुआ। पुलिस अभी उसे प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी। सुशील शर्मा जो था ना, वो बहुत ही पावरफुल आदमी था। वो पास्ट में दिल्ली यूथ कांग्रेस का लीडर रहा था एंड ही वॉज वेरी वेल पॉलिटिकली कनेक्टेड। खबर मिलने पे ACP अशोक कुमार भी मौकाए वारदात पे पहुँचे। अगले दिन के अखबार की हेडलाइन ने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस को शक था कि ये जो बॉडी मिली है ये नैना सहानी की है। सवाल गहरा रहे थे कि 29 साल की नैना सहानी की ये दशा कैसे हुई, उसकी मौत कैसे हुई, वो तंदूर तक कैसे पहुंची। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर नैना सहानी कौन थी और कौन था सुशील शर्मा। नैना सहानी हरभजन सिंह और जसवंत कौर की बेटी थी। हरभजन और जसवंत के 4 बच्चे थे, लेकिन नैना अपने भाई बहनों से बिल्कुल ही अलग थी। नैना बचपन से ही
गोल ओरिएंटेड और ओपिनियनेटेड थी, और वो जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। उसे पता था कि उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और उसे आगे जाके क्या करना है। और इसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी की वजह से नैना आगे जाके अपनी कॉलेज पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम हिस्सा बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नैना ने फैसला किया कि उसे पायलट बनना है, और इसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए पॉलिटिक्स से दूर रही, लेकिन इन द एंड शी वॉज अ ट्रेंड पायलट। क्या आप सोच सकते हैं कि ये उस समय कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन शायद नैना की किस्मत में थी पॉलिटिक्स। वो ज़्यादा समय तक पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह पाई। सन 1989 में वो दिल्ली के यूथ कांग्रेस की गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी बन गई, और इसी दौरान नैना की मुलाकात सुशील शर्मा से हुई। सुशील और नैना दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, और दोनों की कहानी काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। सुशील के पिताजी एक बैंक में क्लर्क थे, और परिवार बड़ा होने की वजह से हमेशा पैसों की कमी रहती थी। लेकिन ये अभाव सुशील को सपने देखने से नहीं रोक पाया। वो सक्सेसफुल बनना चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे भी कॉलेज टाइम से ही पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और बिल्कुल नैना की तरह ही वो भी अपनी कॉलेज की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। सुशील बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट था। उसे अपना काम निकलवाना आता था, और उसे ये भी पता था कि आगे जाके कौन उसके काम आ सकता है, और वो दोस्तियाँ भी इसी हिसाब से करता था। सुशील की एक और आदत थी, वो अपने राइवल पार्टीज़ के लीडर्स के पोस्टर्स को चाकू से स्लैश कर दिया करता था। इसकी वजह से उसे एक निकनेम मिला था जिसका नाम था चाकू मार। और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो दिन ब दिन बहुत ही पॉपुलर और ताकतवर होता जा रहा था। और जैसे जैसे सुशील के हाथों में पावर आ रही थी, उसका ईगो बहुत बड़ा होता जा रहा था, और अपने इस ईगो और एटीट्यूड को मैच करने के लिए सुशील ने अपने पास एक रिवॉल्वर रखी, लोगों को डरा के रखने के लिए। जहाँ सुशील एक तरफ पावर के नशे में चूर था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता था, और इसी डेडिकेशन की वजह से 1977 में उसे यूथ कांग्रेस का लीडर बना दिया गया। मूविंग फॉरवर्ड 1989 में जब सुशील ने पहली बार नैना को देखा तो उसे वो पसंद आई, और वो उसे इम्प्रेस करने में लग गया। दे बोथ लाइक्ड ईच अदर। उनकी कहानी काफ़ी हद तक सेम थी। वो दोनों प्यार में पड़े, और फाइनली सन 1993 में उन दोनों ने शादी कर ली। और ये शादी काफ़ी प्राइवेट थी, इसे पब्लिक नहीं किया था उन्होंने। यहाँ तक कि शादी में भी सिर्फ़ और सिर्फ सुशील और नैना के माँ बाप मौजूद थे। और ये डिसीजन जो था वो सुशील ने लिया था, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि शादी की वजह से उसके पॉलिटिकल करियर पे कोई इम्पैक्ट पड़े। और शादी के बाद नैना और सुशील गोल मार्केट स्थित एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के फ्लैट में रहा करते थे। चलिए अब 2 जुलाई 1995 की शाम की तरफ चलते हैं। उस शाम करीब 7 बजे नैना ने जगदीश तनेजा को फ़ोन करके 2 वीडियो टेप मंगाए थे। जगदीश तनेजा वहीं मोहल्ले में एक वीडियो पार्लर चलाता था। और उसके बाद नैना ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड मतलूब करीम को फ़ोन किया था। मतलूब करीम नैना की मदद कर रहा था उसके ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा को लगवाने में। नैना ऑस्ट्रेलिया जाके एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन इस नई ज़िंदगी में सुशील शामिल नहीं था। नैना फ़ोन पे बात ही कर रही थी कि लगभग 8:15 बजे सुशील घर पे आता है। उसका ध्यान जाता है कि उसे देखते ही नैना ने फ़ोन कट किया। सुशील ने नैना से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, और नैना, जिसके हाथ में एक ब्लडी मैरी का ड्रिंक था, उसने सुशील को ड्रिंक ऑफ़र किया। सुशील ने मना कर दिया। उसके बाद नैना ये बोल के अंदर चली गई कि वो किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। सुशील जो था वो नैना को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था। वो अक्सर नैना पे शक किया करता था, और यहाँ तक कि वो घर के नौकर को पैसे देता था नैना पे नज़र रखने के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए, ये 1995 की बात है। उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, तो जैसे आजकल के कपल्स एक दूसरे का मोबाइल चेक करते हैं, उनके मैसेजेस चेक करते हैं, उसी तरीके से सुशील जब घर आता था तो अपने लैंडलाइन पर रीडायल दबाता था
ये चेक करने के लिए कि नैना ने लास्ट किससे बात की। उसे शक था कि नैना का अफेयर चल रहा है उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। लगभग 8:30 बजे प्रदीप शर्मा, जो कि पास के वीडियो शॉप में काम करता था, वो 2 वीडियो टेप लेके आता है। उसने गवाही दी कि उसने सुशील और नैना दोनों को देखा और उससे सब कुछ सामान्य लग रहा था। प्रदीप के जाने के बाद हमेशा की तरह सुशील ने रीडायल बटन दबाया। सामने वाले ने फ़ोन उठाया और सुशील ने मतलूब की आवाज़ पहचान ली। इसके बाद सुशील आंख बबूला हो गया। वो अंदर गया, उसने नैना को कन्फ्रंट किया, जिस पे नैना ने उससे कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उसे सब कुछ छोड़ना है, वो वहाँ जाके अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहती है। इस पे सुशील का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने ड्रॉर खोला, अपनी रिवॉल्वर निकाली, उसे 4 बुलेट से लोड किया और उसने सीधा नैना पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली नैना की गर्दन पे लगी, दूसरी सीधे सिर पे और तीसरी गोली मिस हो गई और पीछे जाके एसी यूनिट पे लगी। नैना की मौत मौके पे ही हो गई। और जब तक सुशील को होश आया और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। और अब सुशील जुट गया। उसने जो किया था उसे छुपाने के लिए सबसे पहले उसने नैना की बॉडी को एक बेडशीट में लपेटा। ब्लड अभी भी रिस रहा था, तो उसने डाइनिंग टेबल से प्लास्टिक का कवर उतारा और उसमें नैना की बॉडी को रैप किया। फिर उसके बाद वो अपने 2nd फ्लोर स्थित फ्लैट से नैना की बॉडी को घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले गया, जो कि उसने अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट पे रिवर्स करके लगाई थी। इसके बाद वो ऊपर गया, उसने अपने खून से सने हुए कपड़े बदले, कमरा साफ़ किया और नैना की बॉडी डिक्की में लेके निकल पड़ा। पहले उसने सोचा कि वो नैना की बॉडी को यमुना नदी में फेंक देगा, लेकिन उस रात वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा चहलकदमी थी और इसे देख के उसकी हिम्मत जवाब दे गई। और वही पल था जहाँ उसे ये आइडिया आया कि क्यों ना बगिया रेस्टोरेंट में मौजूद अपने तंदूर को काम में लगाया जाए। वो बगिया रेस्टोरेंट पहुँचा और वो अपने मैनेजर केशव को साइड में लेके गया और उसके सामने उसने कन्फेस किया कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उसके बाद उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोल के केशव को दिखाया कि क्या हुआ है उससे। जो अंदर था वो देख के केशव के होश उड़ गए, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो लॉयल्टी थी या डर, जिसकी वजह से बाद में केशव सुशील का साथ देने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद सुशील के निर्देश अनुसार केशव ने पूरा रेस्टोरेंट खाली कराया और साथ ही स्टाफ को भी 25-25 रुपये दे के बाहर खाना खाने भेज दिया। इसके बाद वो दोनों नैना को किचन के उस पार लगे तंदूर तक ले जाते हैं, रेस्टोरेंट की कुर्सियां तोड़ते हैं और लगभग 10-50 पे एक काम चलाऊ चिता बनाते हैं तंदूर के अंदर और उस पर नैना के पार्थिव शरीर को रख देते हैं। अब इसके बाद वो एक इंसान का शरीर था और दूसरी तरफ था तंदूर। तो डेस्परेशन में आके सुशील सारा का सारा घी तंदूर में डाल देता है। घी ख़त्म हो गया, बॉडी अभी भी बहुत स्लोली जल रही थी। तो उसके बाद वो केशव को किचन में भेजता है और कहता है जितना भी मक्खन है लेके आओ। और केशव 5 ब्रिक मक्खन, लगभग आधा किलो मक्खन लेके आता है और वो दोनों मिलके उस मक्खन को भी उस तंदूर में झोंक देते हैं। और इसके बाद यही काफ़ी नहीं था, वो दोनों अंदर गए, पुराने पोस्टर्स और कागज़ लेके आए और उसे भी फाड़ फाड़ के तंदूर के अंदर डालने लग गए ताकि बॉडी जल्दी जल सके। इस तरीके से निकलती हुई आग और धुएं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उसी समय कांस्टेबल कुंजू मौके पे पहुंचे। तक पुलिस पूरी तरीके से हरकत में आई, तब तक सुशील वहां से भाग चुका था, लेकिन मौके पे मौजूद केशव ने सब कुछ कबूल कर लिया। और इसके बाद बहुत ही तेज़ी से शुरू होती है सुशील शर्मा की तलाश। मतलूब करीम, जो कि नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो सबसे पहले सामने आया और उसने नैना की बॉडी को आइडेंटिफाई किया। और इसके बाद इस चीज़ की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया गया। और ये केस दोस्तों इंडिया का पहला केस था जिसमें डीएनए एविडेंस यूज़ हुआ था। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि नैना की मौत जल के हुई है, लेकिन उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम किया गया और उसने सारी पिक्चर बदल दी।
जब सामने आए 2 गन शॉट वुंड्स। इसको फर्दर सपोर्ट किया घर में मिली 2 32 कैलिबर की शेल्स ने, और साथ ही सुशील की जो लाइसेंस रिवॉल्वर थी उसको भी बैलिस्टिक के लिए भेजा गया और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। घटना के 9 दिन बाद सुशील बेंगलोर में आत्मसमर्पण करता है। अगर आप नोटिस करें तो वहाँ पे उसका हुलिया बदला हुआ था, उसने अपना सिर मुंडवाया हुआ था, शायद पुलिस को चकमा देने के लिए। इनिशियली उसने हत्या की कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि वो दिल्ली से तीर्थ पे निकला था और उसके तीर्थ की तैयारी नैना ने की थी। लेकिन जब बाद में पुलिस ने पूछा कि वो कौन से मंदिर गया तो मंदिर का नाम उसे याद नहीं था। यहाँ पे पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बना केशव का दिया हुआ बयान। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार नैना का कत्ल गोल मार्केट स्थित फ्लैट में हुआ था और उसके बाद उसकी बॉडी को मूव किया गया था सुशील के द्वारा और उसे तंदूर तक ले जाया गया था। सबूतों में शामिल थे केशव और सुशील के कपड़ों में लगे हुए खून, फ्लैट में मौजूद अनगिनत चीज़ों पे खून की छींटें और सुशील की गाड़ी में नैना के खून और नैना के बाल। इसी के साथ पुलिस को घर में कारपेट में खून मिला, गन की शेल्स मिली जैसा कि हम जानते हैं, और साथ ही में मिला एक मेंस अंडरवेयर जो कि पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। पुलिस का केस फुल प्रूफ था। 27 जुलाई 1995 को उन्होंने चार्जशीट फाइल की और 7 नवंबर 1996 को इस केस का फैसला आया। सुशील को मौत की सज़ा सुनाई गई और साथ ही केशव को 7 साल की कैद हुई। जज ने अपने जजमेंट में लिखा कि शव को जला के दोषी ने ये कोशिश की है कि नैना के लिए कोई आंसू ना बहाए, कोई उसे याद ना करे, कोई उसकी आवाज़ ना सुने। 2003 में सुशील ने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। जज ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सज़ा कम करना जस्टिस को डिनाई करना होगा, जस्टिस को कमज़ोर करना होगा और इससे समाज को बहुत ही गहरी चोट पहुंचेगी। लेकिन 2007 में हुई री अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे बिहेवियर के बिना पे सुशील की सज़ा को फांसी से बदल के उम्र कैद कर दिया और फाइनली 22 दिसंबर 2018 को सुशील को रिहा कर दिया गया। ये कहा गया कि सुशील में सुधार की संभावनाएं हैं और साथ ही सुशील के बूढ़े माँ बाप को सुशील की ज़रूरत है। रिहा होने के बाद सुशील ने ये कहा कि आज से मैं एक नया जीवन शुरू कर रहा हूँ, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है एक बेटे के रूप में, और मैंने 20 साल जेल में बिताए हैं और आगे जाके मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा जिससे जेल में मौजूद कैदियों का जीवन आसान हो सके। और बाहर आके दिए हुए इंटरव्यूज़ में सुशील अपनी गलतियाँ मानता हुआ दिखता है। वो ये भी कहता है कि उसे पछतावा है उसने जो भी किया उसका। सर मैंने आपको बताया कि वो ऑल ड्यू टू पोजेशन में, जब आदमी पॉजेसिव होता है किसी भी सिचुएशन में तो वो मेरे जैसी सिचुएशन में आ जाता है। और जब क्राइम हो जाता है तो क्राइम को बचाने की कोशिश में आदमी और गलतियां करता जाता है, तो हम क्राइम को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। क्राइम जैसे हो जाए, जब हो जाए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्राइम भी कभी नहीं मतलब क्राइम आगे नहीं बढ़ेगा और जितना आपसे हो गया उसकी आप सज़ा भुगतेंगे, जुर्माना जो होगा। और सूत्रों की माने आजकल सुशील एक मैरिज काउंसलर के रूप में काम कर रहा है। जी, आपने सही सुना, मैरिज काउंसलर। भगवान उन कपल्स को सद्बुद्धि दे जो सुशील से काउंसलिंग लेने आते हैं। इस केस पे एक वेब सीरीज़ भी बनी है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। उस वेब सीरीज़ का नाम है तंदूर, जिसे डायरेक्ट किया है निवेदिता बासु ने। ये केस हमें यही सिखाता है कि आजकल हो या पुराना समय, प्यार बहुत ही नाजुक होता है और पॉजेसिवनेस और शक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक। आज के लिए इतना ही। आप सोचिए इस केस के बारे में और अपने विचार मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले केस में, तब तक के लिए नमस्कार।